हेलो डियर, स्वागत करता हूँ आप सभी का। तो आज है आपका सैटरडे और आपको पता है कि इससे पहले मैं एक वीडियो जो है आपको बायो साइंस के ऊपर ऑब्जेक्टिव में फिल इन द ब्लैंक्स दे चुका हूँ। ठीक है, तो ये 2 दिन ऑब्जेक्टिव चलेगा, फ्राइडे और सैटरडे। ओके, बाकी के 4 दिन आपके जो है सब्जेक्टिव प्रश्न चलते रहेंगे जैसे पहले चल रहा था। ठीक है, तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। और दूसरा जो सब्जेक्ट होता है वह फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है। इसके यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा पूछता है। तो चलिए आज हम पार्ट 1 देखते हैं और यहाँ पे लगभग जो है कंप्लीट 50 क्वेश्चन जो है हम लोग लेकर आए हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आज जो है क्लियर होगा आपको और बहुत सारे मेडिकल टर्म के बारे में आप लोग जान भी पाएंगे, क्योंकि नर्सिंग जो है बिल्कुल जो है फंडामेंटल में आपको सारे जो है मेडिकल टर्म्स के बारे में आप जान सकते हैं आसानी से। तो चलिए आज हम 50 प्रश्न लेकर आए हैं फिल इन द ब्लैंक्स जीएनएम फर्स्ट ईयर का। यह पार्ट 1 का है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा अचंभित होंगे क्योंकि फर्स्ट ईयर का वीडियो तो सुबह आता था, लेकिन फर्स्ट ईयर का वीडियो कल आया था, सेकेंड ईयर के नहीं आया था। इस कारण से पहले हम सेकेंड ईयर का ही डाल दिए हैं, अभी फर्स्ट ईयर का डल रहा है। ओके, यह पार्ट 1 है फिलअप का, फिल इन द ब्लैंक का। इसके बाद एक और पार्ट आएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ भी हो, सबका तैयारी बम्पर तरीके से होगा। बाकी जो सब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ लेंगे उनके लिए ऑब्जेक्टिव हलवा हो जाता है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, शारीरिक परीक्षण की कौन कौन सी विधि है। साथियों, शारीरिक परीक्षण के 5 विधि है, आप लोग को पता होनी चाहिए। उसमें से 2 विधि हमको बताना है। तो एक है पाल्पेशन और एक है परकशन। ठीक है, तो 2 विधि याद रखिएगा, आपका पाल्केशन, परक्यूशन और ऐसे एक और होता है ऑस्कुलेशन होता है। ठीक है, तो ये सब जो है आपके शारीरिक परीक्षण के विधियाँ हैं। दूसरा है पानी से होने वाली बीमारी के 2 नाम बताना है। तो कोई भी 2 नाम बता दीजिए। टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड, डायरिया, ये सब जो है आपके क्या होते हैं, पानी से होने वाले रोग होते हैं। ठीक है, दूसरा है घाव के प्रकार। हमें यहाँ पे घाव के 2 प्रकार बताना है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ेंगे अभी। घाव के प्रकार होता है एक ओपन बाउंड और एक क्लोज बाउंड। इसी में बहुत सारे घाव होते हैं, चीरा वाले घाव होते हैं, डीप बाउंड गहरा घाव होता है। ठीक है, तो ये सब जो है आप लोग पढ़ेंगे आगे। फिलहाल देखिए, बिस्तरी घाव होने के 2 कारण बताना है। बिस्तरी घाव बेड सोर किन किन कारणों से होता है, 2 कारण लिखना है। तो एक दबाव पड़ने से होता है, प्रेशर से, और एक स्क्रैच मतलब घसीटा लगने से, घर्षण लगने से। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है 5वां है, देखते जाइएगा इसका। नर्सिंग के केंद्रीय तत्व बताना है, मतलब सेंट्रल एलिमेंट्स बनाना है नर्सिंग केयर का। मतलब जो नर्सिंग देखभाल किया जाता है, तो उसमें आप लोग पढ़ेंगे अभी नर्सिंग केयर के स्टेप, चरण। ठीक है, तो उसमें जो चरण होते हैं, कुल 5 चरण होते हैं। उसमें से 2 महत्वपूर्ण चरण आकलन और निदान का होता है। दोनों जो है आपका फर्स्ट और सेकेंड जो है चरण है, तो 2 चरण बताना था। असेसमेंट और डायग्नोसिस 2 चरण लिख दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका 6ठा नंबर, नर्सिंग प्रक्रिया के मूलभूत चरण बताना है। वही पर स्टेप है, स्टेप वही चीज़ें होता है या एलिमेंट वही होता है नर्सिंग प्रक्रिया का, असेसमेंट और डायग्नोसिस। ठीक है, अगर आपको इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, सोचते हैं कि हम इसको कभी भी खुद से पढ़ सके, तो आप लोग को nursingyan.com पर जाना है और वहाँ पे यह पोस्ट जो है उस वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ना आपको PDF डाउनलोड करने की झंझट, ना मोबाइल में आपका स्टोरेज फुल होने का झंझट। जब भी मन करे कोई भी नोट्स पढ़ना हो या एक ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना हो, सब्जेक्टिव पढ़ना हो, तो उसके लिए आप लोग नर्सिंग ज्ञान पर जाइए और nursingyan.com गूगल पर जाकर सर्च कीजिएगा, वेबसाइट को ओपन कीजिएगा। वहाँ पे सारे के सारे जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सबका बनाया गया है, जहाँ से जाके आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। बुखार के प्रकार बताना है, बुखार के कौन कौन से प्रकार होते हैं। मेरे डियर साथियों, बुखार के हमको बहुत सारे प्रकार पढ़ना है, बट अभी यहाँ पे 2 प्रकार बताना है। तो एक रेमिटेंट फीवर होता है और एक इंटरमिनेंट फीवर होता है। रेमिटेंट को हम लोग अल्प विरामी कहते हैं और इंटरमिटेंट फीवर को सर्वविरामी कहते हैं। ठीक है, 2 हो गया। दबाव के 2 मुख्य स्थान कौन से हैं जिसके कारण बिस्तरी घाव भी होता है। तो साथियों, दबाव के 2 पॉइंट जो है, एक बैक है, पीठ में लगता है दबाव, और एक जो है आपके बटक में लगता है। ठीक है, कुल्हा में लगता है आपके दबाव। तो ये दबाव का 2 महत्वपूर्ण स्थान है। ओके, 9वां नंबर का देखिएगा, समान ब्लड शुगर डैश से डैश mg पर 100 cc होता है। तो मेरे डियर साथियों, समान जो ब्लड शुगर होते हैं वह 80 से 140 होते हैं। मैं ऐसे आपको बता देता हूँ, अगर कोई ब्लड शुगर चेक कराने जाता है तो अगर वह फास्टिंग में कराता है तो 120 से कम होनी चाहिए। ठीक है, फास्टिंग में। अगर वह PP मतलब खाने के बाद कराता है तो 150 और 150 से कम भी है, तो यह जो है आपका इतना माना
माना जाता है, समझ गए। बाकी अगर आपसे समान ब्लड शुगर का लेवल पूछेगा तो 80 से 140 बता दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है 10वां नंबर, मूत्र का विशिष्ट गुरुत्व किस बीमारी में कम हो जाता है और किस में अधिक हो जाता है। मतलब कहता है कि जो ग्रेविटी होता है यूरिन का वह किस बीमारी में कम जाता है और किस में जो है अधिक हो जाता है, इसको बताना है। तो मेरे साथियों, डायबिटीज़ जिसको होता है तो डायबिटीज़ में जो है क्या होता है कि उसका जो यूरिन है उसमें ग्रेविटी कम जाता है, और जिसको डिहाइड्रेशन रहता है उसमें यूरिन ग्रेविटी अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, मूत्र बिल्कुल ना आने को क्या कहते हैं। मेरे डियर साथियों, अगर मूत्र बिल्कुल नहीं आता है तो इसको हम लोग एनुरिया बोलते हैं। ठीक है, एनुरिया बोलते हैं। अगर मूत्र बिल्कुल नहीं आएगा तो उसे एनुरिया बोलेंगे, अब्सेंस ऑफ यूरिन। अगर कहेगा कि मूत्र हल्का हल्का या धीमा आता है तो उसे हम लोग ओलिगुरिया बोलते हैं। ठीक है, ओलिगुरिया बोलते हैं, समझ गए, मूत्र थोड़ा थोड़ा आना। अगर मूत्र बहुत ज़्यादा आएगा, बार बार आएगा, तो उसे हम लोग पॉलीयूरिया बोलते हैं। तीनों ध्यान में रखिएगा, पूछता है प्रश्न। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा 12 नंबर का है, एड्स के विषाणु का नाम क्या है। मेरे डियर साथी, एड्स के जो किसके कारण होता है तो HIV वायरस के कारण होता है। HIV का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये आपका जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है, और यहाँ पे HIV ये आपका HIV के कारण होता है। ओके, 13 नंबर देखिएगा, काले रंग के स्टूल को क्या कहते हैं। मेरे डियर साथी, अगर किसी पेशेंट में काले रंग का स्टूल कुछ दिनों से होता है तो वह उसका जो है बीमारी का संकेत होता है, उसे हम लोग मैलीना बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 14 नंबर, नर्सिंग दिवस नर्सिंग डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो मेरे डियर साथी 12 मई को जो है यह सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, स्त्री रोग के परीक्षण के लिए किस पोजीशन दिया जाता है। मेरे डियर साथी, आप लोग को बता दें हम कि आप लोग को बहुत सारे पोजीशन पढ़ना है। ठीक है, स्थिति पढ़ना है, इसी फंडामेंटल में मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। बाकी अभी समझिए कि बहुत सारे परीक्षण में अगर स्त्री रोग के परीक्षण के लिए पूछेगा कि कौन से पोजीशन होता है तो लिथोटोमी एक ऐसा पोजीशन है जो इसमें डिलीवरी भी होता है, इसमें जो है इंसिजन भी होता है, और इसमें जो है पेल्विक या गुप्त रोगों का जो फीमेल का गुप्त पार्ट होता है उसका परीक्षण लिथोटोमी पोजीशन से होता है। ओके, 17 नंबर, बिस्तर के 2 प्रकार बताना है। देखिए साथियों, बहुत सारे बिस्तर अस्पताल में होते हैं, उसमें से 2 हमको बताना है। तो डियर साथी, ओपन बेड, क्लोज बेड, 2 प्रकार के प्रमुख बेड होते हैं, एक ओपन और एक क्लोज। लेकिन इसमें ऑपरेशन बेड भी होते हैं, फ्रैक्चर बेड भी होते हैं, और कार्डियक बेड भी होते हैं, और सभी मरीज के लिए उसके सुविधा के अनुसार अलग अलग बेड पर रखा जाता है। ठीक है, 18 नंबर का प्रश्न है, आसन के प्रकार कितने होते हैं। मेरे डियर साथी, पोजीशन के प्रकार बताना है। यहाँ भी वही आ गया, तो आप लोग को यहाँ भी पोजीशन के प्रकार में फाउलर पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन, ये सब के सब पोजीशन का प्रकार है, जिसको आप जब देखेंगे कार्डियक पोजीशन होता है, तो ये सब को आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, बुखार के प्रकार। यहाँ पे भी बुखार के प्रकार पूछ लिया, ऊपर भी देखे हैं। रेमिटेंट फीवर और इंटरमिटेंट फीवर 2 प्रकार के हैं। ठीक है, चलिए फ्रैक्चर के प्रकार हमसे यहाँ पे पूछ रहा है, मतलब हड्डी टूटना, मतलब कितने प्रकार से हड्डी टूटता है। तो साथी मेरे, हड्डी टूटता है बहुत प्रकार से, बट 2 ही प्रकार पूछ रहा है। तो आप लोग जानिए, एक कंप्लीट फ्रैक्चर और एक इनकम्प्लीट होता है, मतलब एक पूर्ण अस्थिभंग और एक अपूर्ण अस्थिभंग, और एक जटिल अस्थिभंग भी होता है जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एनीमा के प्रकार पूछ रहा है, टाइप्स ऑफ एनीमा, 2 प्रकार बताना है। ठीक है, चलिए मैं 2 प्रकार के एनीमा बताता हूँ। बहुत सारे एनीमा के प्रकार होते हैं जो एनीमा दिया जाता है पेशेंट को। ठीक है, साफ सफाई करने के लिए, आंतों के सफाई के लिए, ब्लेडर के साफ के लिए एनीमा दिया जाता है। देख लीजिए, आयल एनीमा, सॉप वाटर एनीमा। ठीक है, आयल एनीमा में आयल का उपयोग किया जाता है, सॉप वाटर में पानी में वाटर के द्वारा जो है ये एनीमा बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा 22 नंबर है, 10 ग्राम 1 औंस के बराबर है, मतलब कितना ग्राम जो होता है वह 1 औंस के बराबर होता है। औंस समझ लीजिए, औंस यह अमेरिकी स्टैंडर्ड होता है, जिस प्रकार से हमारे यहाँ केजी ग्राम ये सब चलता है ना, उसी प्रकार से यह अमेरिकी स्टैंडर्ड होता है मापने का। तो 1 ग्राम औंस, 1 ग्राम में कितने ग्राम में 1 औंस के बराबर होता है। जिस प्रकार से $1 जो है हम लोग के रुपया के ज़्यादा होता है, 80 रुपया के बराबर $1 है, उसी प्रकार से जो 1
एक ग्राम कितने ग्राम एक औंस के बराबर है, तो एक औंस भी जो है ग्राम से ज़्यादा होता है। देख लीजिए इतना ग्राम लगभग 29, कहीं कहीं पे 30 लिखा होगा, तो यहाँ पे जो है देख लीजिए इतना ग्राम एक औंस के बराबर है। ओके, नेक्स्ट है 23 नंबर, देखिएगा दर्द से निवारण पाने को कौन सी दवा देते हैं। मेरे डियर साथी, दर्द से निवारण के लिए एनाल्जेसिक देते हैं। अगर आपको बुखार है तो एंटीपायरे जो है यहाँ पे देखिए एनाल्जेसिक देते हैं, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होता है तो एंटी इमेटिक्स देते हैं, ठीक है, एंटी इमेटिक्स देते हैं। बहुत ज़्यादा अगर वोमिटिंग होता है तो एंटी इमेटिक्स देते हैं। और ये सब जो है आपके ये सब चीज़ें, ठीक है। अब नेक्स्ट है 24 नंबर, मसूड़ों की सूजन को क्या कहते हैं। मेरे डियर साथी, इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स को क्या बोलते हैं, जिंजीवाइटिस बोलते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे जिंजीवाइटिस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे 25 नंबर, निगलने की कठिनाई को क्या कहते हैं। मेरे डियर साथी, अगर निगलने में कठिनाई हो रहा है, डिफ़िकल्ट इन स्वालोइंग, तो इसे हम लोग डिस्फेजिया बोलते हैं मेडिकल भाषा में, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण ऐसा प्रश्न है, ऑक्सीजन का सिलेंडर का रंग कैसा होता है। मेरे डियर साथी, आप लोग हॉस्पिटल में देखते होइएगा, वहाँ पे जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, ठीक है, वहाँ पे ऑक्सीजन के सिलेंडर में जो होता है वह ब्लैक कलर का होता है, देखते होइएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर देखने को, रक्तचाप नापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर, तो आप लोग जानते हैं स्फेग्नोमेनोमीटर, ये तो नॉर्मल चीज़ें है। 27 नंबर का देखिएगा, मूत्र जाँच में डैश बूंदे मूत्र का बेंडिकिट में उपयोग की जाती है। मेरे डियर साथी, जो मूत्र का जांच का सैंपल लिया जाता है तो मूत्र के 8 बूंद का इस्तेमाल जो है बेंडिक्ट जो होता है उस बेनेडिक्ट में उपयोग में लाया जाता है, जिससे आपको पता चलता है कि शुगर है कि क्या है यूरिन में, ठीक है। 28 नंबर, वयस्क मरीज का CPR करते समय 10 इंच उरोस्थी को दबाया जाता है। मेरे डियर साथी, जो एस्टर्नम होता है, एस्टर्नम जो जिसे हम लोग उरोस्थी बोलते हैं, इसको दबाया जाता है CPR में। चेस्ट को दबाया जाता है, चेस्ट में बीच में एस्टर्नम होता है उसको दबाया जाता है, और यह 2 इंच जो है दबाया जाता है CPR में, ठीक है। 2 इंच नीचे दबाया जाता है, इसीलिए इसमें फ्रैक्चर का जोखिम रहता है, इसीलिए यह इमरजेंसी कंडीशन में ही किया जाता है। गुद्दा के तापमान मुंह के तापमान से कितना अंतर होता है। मतलब यहाँ पे आप लोग को बताना है कि जो एनस का टेम्परेचर है और जो माउथ का टेम्परेचर है, इस दोनों में कितना का डिफरेंस होता है। मतलब गुद्दा का तापमान मुंह के तापमान में कितना अंतर होता है, मतलब ऊपर के मुंह और नीचे के गुद्दा, इस दोनों में कितने के तापमान होता है, तो 1 डिग्री का जो है आपके अंतर होते हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, नाक से होने वाले रक्तस्राव को क्या बोलते हैं। मेरे डियर साथी, तो नाक से अगर ब्लड फ्लो कर रहा है, हेमरेज हो रहा है, तो उसे एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। बहुत पूछता है, ध्यान दीजिएगा, एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। ओके, 32 नंबर का प्रश्न है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, तो देख लिए 12 मई 1820 को, लेकिन पूछेगा कहाँ हुआ, तो इटली में हुआ, ठीक है। चलिए बाकी हम फ्लोरेंस के बारे में हम डिटेल में पढ़ा दिए थे, जहाँ पे जगह, ईस्वी, शहर सब आप लोग को मैं बता दिया हूँ, ठीक है। 33 नंबर है, अस्पताल का वातावरण प्राप्त संक्रमण कहलाता है। मतलब अगर अस्पताल में कोई संक्रमण है, तो अस्पताल के वातावरण में कोई संक्रमण है, तो उसे हम लोग नोजोकोमियल संक्रमण कहते हैं, यानी अस्पताल में जनित संक्रमण कहते हैं। ओके, 34 नंबर का है, मेरुदंड मतलब स्पाइनल कॉर्ड द्वारा दी जाने वाली दवा प्रणाली को क्या कहते हैं। अगर स्पाइनल में कोई दवा दिया जाता है तो उसमें एक जो है प्रोसेस को हम लोग इंट्रा स्पाइनल कहते हैं, ठीक है। इंट्रा मतलब अंदर और स्पाइनल मतलब स्पाइनल, स्पाइनल के अंदर मतलब ये दवा दिया जाता है, इसको इंट्रा स्पाइनल कहते हैं, ठीक है। इंजेक्शन के प्रकार भी है वो, ठीक है। नेक्स्ट है 35 नंबर, डैश CPR का संक्षिप्त नाम है। अब यहाँ पे CPR का फुल फॉर्म एब्रीविएशन पूछ लिया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, कार्डियो, C फॉर कार्डियो, P फॉर पल्मोनरी मतलब फेफड़ा, और R फॉर रिससिटेशन, ठीक है, रिससिटेशन। कार्डियो हृदय, फेफड़ा हृदय, फुसफुस पुनर्जीवन, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं। 36 नंबर मेरे डियर साथी, रक्त का pH मान कितना होता है सामान्य में, तो 7.4 होता है, ये आप लोग जानते हैं। ओके, 37 नंबर मेरे डियर साथी, डैश का उपयोग हृदय एवं फुफ्फुस की ध्वनि में सुनने में होता है। तो मेरे डियर साथी
हृदय के अगर ध्वनि सुनना हो या फेफड़ा के ध्वनि सुनना हो तो स्टेथोस्कोप का उपयोग जो है किया जाता है, जिसको हम लोग आला कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 38 नंबर का प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। कहता है श्वसन गति रुक जाना क्या कहलाता है। देखिए साथियों, अगर श्वसन लेने में कठिनाई होता है तो उसे हम लोग डिस्पोनिया बोलते हैं। अगर श्वसन पूर्ण तरीका से रुक जाए तो उसे हम लोग एपनोइया बोलते हैं। एपनोइया मतलब अब्सेंस। ठीक है, ए फॉर अब्सेंस और ए फॉर अपनोइया मतलब श्वसन गति का अनुपस्थित या रुक जाना। ठीक है, एपनोइया। नेक्स्ट है 39 नंबर, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है। बैक्टीरिया, वायरस, अन्य सूक्ष्म जीवों की अनुपस्थिति डैश कहलाता है। मेरे डियर साथी, अगर कहीं पे ना बैक्टीरिया है, ना वायरस है, ना अदर कोई सूक्ष्म जीव है तो उसे हम लोग स्टरलाइजेशन मतलब विसंक्रमण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 44 नंबर, सूत्र पूछा है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट स्केल में बदलने का सूत्र बताइए। मतलब फ़ारेनहाइट को जो है हमसे पूछा है सूत्र, तो फ़ारेनहाइट का सूत्र होता है कोष्ठ में सेंटीग्रेड डिग्री इंटू 9/5 प्लस में 32। इस पर फ़ारेनहाइट निकल जाएगा और सी भी यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 41 नंबर प्रश्न, बहुत शानदार है। कहता है एक टेबल स्पून डैश ml के बराबर होता है। मेरे डियर साथी, आप नर्सिंग कर रहे हैं तो आपको जो है चीज़ें के जो है कंटेंट क्वांटिटी के बारे में पता होनी चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग ऑन्स देखे हैं कि एक ऑन्स में कितने ग्राम होते हैं, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक टेबल स्पून में कितने ml के बराबर होते हैं। तो 14.8 मतलब 14.8 ml के बराबर एक टेबल स्पून होते हैं। ओके, नेक्स्ट है रेक्टल तापमान और एक्सिलरी तापमान का अंतर डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है। मेरे डियर साथी, रेक्टल तापमान और एक्सिलरी मतलब बगल के तापमान में कितने का अंतर होता है, तो 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है नैदानिक थर्मामीटर पर तापमान का श्रेणी क्रम डैश डिग्री सेल्सियस से डैश डिग्री के मध्य होता है। मतलब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो थर्मामीटर होता है उस पर तापमान कितने से कितने लेकर दर्शाया जाता है। तो मेरे डियर साथी, अगर सेल्सियस में पूछेगा तो आप लोग को बताना है 35 से लेकर 32 जो है आपके इतना दर्शाया हुआ रहता है। ठीक है, इतना जो है दर्शाया हुआ उस पर रहता है तापमान। ठीक है, इतना तापमान जो है दर्शाया हुआ रहता है जो कि नैदानिक थर्मामीटर पर होता है। ठीक है, चलिए ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट है 44 नंबर, बहुत शानदार प्रश्न है कि चेतना के स्तर को मापने वाले पैमाने को क्या कहते हैं। मतलब कोई पेशेंट कितना ज़्यादा कॉन्शियस है या नहीं है। चेतना का मतलब होता है कि कितना ज़्यादा ब्रेन में जागृति है, परिस्थिति को, किसी को पहचानना, क्षमता, सुनने समझने का, इसी को हम लोग चेतना कहते हैं। तो जो व्यक्ति अगर बेहोश हो जाता है तो उसमें चेतना कॉन्शियस जो है लॉस हो जाता है। वह किसी को ना पहचानता है, ना वो किसी को समझ पाता है, कुछ ना हो पाता है उसको, तो उसी को हम लोग कॉन्शियस चेतन कहते हैं। तो ऐसे में इसे हम लोग ग्लास्को कॉमा स्केल से मापते हैं। ठीक है, ग्लास्को कॉमा स्केल से मापते हैं कि कौन सा पेशेंट का जो है कॉन्शियस स्तर कितना है। ठीक है, नेक्स्ट 45 नंबर का देखिएगा मेरे डियर साथी, इंट्राडर्मल इंजेक्शन डैश डिग्री के कोण पर लगाया जाता है। मतलब कितने डिग्री के कोण पे लगाए जाते हैं, तो 10 से 15 डिग्री के एंगल पर इंट्राडर्मल मतलब त्वचा में लगाया जाता है, ये इंजेक्शन है। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछ लेगा कि मांस में कितने डिग्री पर लगाते हैं, तो 90 डिग्री पर। ठीक है, चलिए नी चेस्ट पोजीशन को डैश भी कहा जाता है। मेरे साथी, यह भी एक पोजीशन ही है, नी चेस्ट पोजीशन। ठीक है, जिसमें घुटना और चेस्ट जो है एक साथ मिला हुआ होता है, तो उसी को नी चेस्ट पोजीशन कहते हैं। और इसे हम लोग जेनु पेक्टोरल पोजीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनु पेक्टोरल पोजीशन भी कहते हैं। जेनु पेक्टोरल पोजीशन नी चेस्ट पोजीशन को कहते हैं। ओके, 47 नंबर का बहुत शानदार प्रश्न है, सुश्री फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म किस ईस्वी में हुआ? 12 मई 1820 के हुआ, ये तो मैं पहले ही बता दिया। ठीक है, 48 नंबर है, सर्जरी के कारण बने घाव को क्या कहते हैं? अगर द बाउंड मेड ड्यू टू सर्जरी इज कॉल्ड, अगर किसी को सर्जरी हुआ है और घाव बन गया है तो ऐसे घाव को क्या कहेंगे? तो क्लीन बाउंड कहते हैं। सर्जरी वाले घाव को एकदम साफ घाव कहते हैं। ठीक है, क्लीन बाउंड कहते हैं। ओके,
नेक्स्ट है 49 नंबर का, पेरिटोनियल कैविटी से एकत्र तरल को एस्पायरेशन द्वारा बाहर निकालना क्या कहलाता है। मेरे साथी, पेरिटोनियल कैविटी में अगर तरल फ्लूइड भरा है और उससे हमें एस्पायरेशन विधि के द्वारा बाहर निकालना है। एस्पायरेशन का मतलब होता है कि श्वसन को रोककर, श्वसन को अनुपस्थिति करके और उससे बाहर निकाला जाएगा, तो उसे हम लोग एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस कहते हैं। यह एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेरिटोनियल कैविटी से हम लोग तरल को बाहर निकालते हैं एस्पायरेशन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है और आखिरी है आज का प्रश्न का कि डीएनए से डेक्स्ट्रोज 5% इन एनएस। ठीक है, एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? डीएनएस डेक्स्ट्रोज 5% किसका उदाहरण है? तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एनएस हो गया, ठीक है, आरएल हो गया, ये सब आपके ठीक है, DW हो गया, ये सब आपके वाटर का नाम होता है जो सलाइन चढ़ता है पेशेंट को, फ्लूइड जो चढ़ता है, तो ये सब DNS है, डेक्स्ट्रोज 5% इन NS, ये सब जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का एक उदाहरण है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको कंप्लीट 50 प्रश्न मैंने आपको करा दिया। अब आपका काम है कि एक बार यहाँ अच्छे से वीडियो को 2 बार देखना, उसके बाद एक बार नर्सिंग ज्ञान वेबसाइट पर जो है मैं बता देता हूँ, नर्सिंग, ठीक है, नर्सिंग ज्ञान, ठीक है, नर्सिंग यहाँ पे भी जी होगा ज्ञान.com, इस वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट पर जाइएगा तो ऊपर में बगल में 3 डॉट रहता है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो ऊपर में ही आपको फर्स्ट ईयर जो है GNM लिखा होगा। ठीक है, जब ये आप क्लिक कीजिएगा फर्स्ट ईयर GNM पर तो उसमें सारे सब्जेक्ट आएंगे। अब उस सब्जेक्ट में से आपको मान गए जो भी आपको पढ़ना है तो फर्स्ट ईयर में क्लिक कीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको सेकेंड ईयर का बताया हूँ तो आपको सेकेंड ईयर में जाना है और MSN, ठीक है, MSN होगा तो MSN में जाना है। तो ये सारे चीज़ें जो है आपको करना है इस प्रकार से, और जाकर आपका इसका झंझट मैं आपके लिए इसलिए वेबसाइट बनाया हूँ ताकि आप क्या करें कि आपके मोबाइल में चीज़ें हो सकता है डिलीट हो जाए, हो सकता है बहुत सारा PDF हो जाए तो खोजने में डिफ़िकल्ट होगा। तो अगर आपका PDF पढ़ना रहेगा तो सीधे nursingyan.com पर जाइएगा, खोज के वहाँ पर चीज़ों को पढ़ लीजिएगा और वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बना दिया गया है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डिफिनीसन का सबका अलग अलग। सीधा उसमें क्लिक कीजिएगा ऑब्जेक्टिव पर तो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ठीक है, और सब्जेक्टिव पर क्लिक कीजिएगा सब्जेक्टिव आएगा, डिफिनीसन पर क्लिक कीजिएगा डिफिनीसन आ जाएगा, जो भी क्लिक कीजिएगा सब आ जाएगा। तो इसलिए मैं आपके सहूलियत के लिए, आसानी के लिए मैं आपके लिए बना दिया हूँ nursingyan.com। गूगल में सर्च करके आप इसे आसानी से जाकर पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।